गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका स्पीड अप क्लासेस में। पिछली कक्षा में हमने विलियन नाम का चैप्टर शुरू किया था। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था परिचय। तो हमने पढ़ा था कि विलियन क्या है, ठीक है, विलियन के प्रकार क्या हैं, ठीक है, और प्रकारों में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पर किस प्रकार के विलयन मिल सकते हैं। तो हमने देखा था 9 प्रकार के विलयन मिले थे। उसके बाद हमने देखा था सैचुरेशन के बेस पे, यानी कि संतृप्तता के आधार पर। तो वहाँ पे 3 प्रकार के विलयन मिले थे, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। उसके बाद हमने सांद्रता के आधार पर भी देखा था। तो 2 प्रकार के विलयन वहाँ भी आपको मिले थे, एक तो थे सांद्र विलयन, दूसरे थे तनु विलयन। तो आज हमें कंटिन्यू करना है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की सांद्रता। आज हमें क्या पढ़ना है? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है। तो सांद्रता क्या होती है? विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। सांद्रता क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? ठीक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि कोई विलयन आपने बनाया, उसमें आपका जो विलेय है वो कितना है, कितने ग्राम है, कितने ml है, कितने मोल हैं, ये सब जो हम कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं हम सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो सांद्रता को व्यक्त करने की कई ढेर सारे मेथड्स हैं। तो आज हम उसी मेथड्स पे चर्चा करेंगे, उन्हीं प्रकारों पे चर्चा करेंगे कि हम विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितने प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे और सभी के क्वेश्चंस भी करेंगे। याद रखिए, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, आंकिक प्रश्न, ठीक है। ये टॉपिक आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा और 12 में पढ़ना है। तो इससे आंकिक प्रश्न भी बहुत आते हैं और ये आपको जो आप आगे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, यानी अनुसंग गुणधर्म पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी आपको सांद्रता की जरूरत बार बार पड़ेगी। तो सांद्रता, इसलिए पहले हमें सांद्रता निकालना सीख लेना है, ठीक। तो समझ गए होंगे विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है कि विलयन में कितना विलेय उपस्थित है। तो क्रम से एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक। तो पहला जो टर्म होता है वो होता है मास परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। पहले प्रकार जिससे हम सांद्रता निकालते हैं उसको कहते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब W/W परसेंटेज क्या है? W/W परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यदि हमने विलयन ले लिया है तो हमारे विलयन में कितने ग्राम, विलयन में कितने ग्राम विलेय घुला हुआ है, इसको कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? आपका मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। यानी कि मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुणा में 100। यदि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे ऊपर विलेय का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, नीचे आपको लिखना पड़ेगा विलयन का द्रव्यमान और बटे में, और उसके बाद 100 का गुणा करा देंगे, ठीक। याद रखिएगा, यूजुअली जो मास लेते हैं वो किस में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप ग्राम में लें। लेकिन आपको जिस यूनिट में आप विलेय का द्रव्यमान ले रहे हैं उसी यूनिट में आपको विलयन का भी द्रव्यमान लेना है, क्योंकि ये परसेंट प्रोपोर्शनल अमाउंट है, आनुपातिक मात्रा है। तो आनुपातिक मात्राओं में मात्रक समान होने जरूरी होते हैं, ठीक है।
समझ में आ गई बात। जैसे हम क्वेश्चंस को देखते हैं, 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम पानी में घोला गया, विलयन का मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो विलेय कितना है आपका, विलेय है आपका 20 ग्राम, और विलयन कितना होगा, तो आपका विलयन हो जाएगा 180 प्लस 20 यानी कि 200 ग्राम। विलयन कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अब आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर क्या रखेंगे, विलेय 20 बटे में 200, विलयन गुणा में 100। जब गुणा में 100 कर देंगे तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, 20 से 200 से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और ये कट गया तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम पानी में घोल दिया गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो हमने देखा कि विलेय कितना है, 20 ग्राम। विलयन कितना है, तो विलयन आपने 180 ग्राम तो पानी है और 20 ग्राम NaCl है, तो मिला के कितना हो गया विलयन, 200 ग्राम। तो हमने क्या लिखा, जब भी द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो विलेय को ऊपर रखा, विलयन को नीचे रखा, गुणा में 100 कर दिया। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 15 ग्राम KCl को, ठीक है, 85 ग्राम पानी में घोला गया, द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तब विलेय कितना हो गया, यहाँ पर किसको घोला है, KCl को, तो विलेय हो गया 15 ग्राम। कितना हो गया, 15 ग्राम। विलयन कितना हो गया, विलयन आपका 15 ग्राम तो आपका KCl है और 85 ग्राम क्या है, पानी, तो मिला के कितना हो गया, 100 ग्राम। जब आपको द्रव्यमान प्रतिशत W/W% निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आप 15 यानी विलेय, नीचे क्या लिखेंगे आप, विलयन यानी कि 100, गुणा में क्या करेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 15%। कितना आ जाएगा, 15%। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मास परसेंटेज क्लियर हो गया। मास परसेंटेज में क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या करना है, विलेय का द्रव्यमान ऊपर लिखना है, उसके बटे में किसका द्रव्यमान लिखना है, विलयन का द्रव्यमान लिखना है, 100 से गुणा कर देना है और हल कर लेना है। क्लियर बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे बढ़ते हैं। नंबर 2 है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि आयतन प्रतिशत। अगला क्या है, आयतन प्रतिशत, यानी कि V/V परसेंटेज। ठीक है, आयतन प्रतिशत का मतलब है कि आपका विलेय का कुछ आयतन घुला हुआ है और उसमें आपने कितने विलयन में उसको घोला है, ठीक, वो कैलकुलेट आपको करना है। वॉल्यूम परसेंटेज इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हमें क्या लिखना है, यदि हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो हमें विलेय का आयतन लिखना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखेंगे हम, विलेय का आयतन, ठीक है, और बटे में किसका आयतन लेंगे, विलयन का आयतन, बटे में किसका आयतन लेंगे, विलयन का आयतन, और गुणा में 100 कर देंगे। यानी कि यदि जब हमें आयतन प्रतिशत निकालना होगा, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या ले रहे थे हम, द्रव्यमान ले रहे थे, क्या ले रहे थे, द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत में हमने क्या लिया था, विलेय का द्रव्यमान लिया था और विलयन का द्रव्यमान लिया था। आयतन प्रतिशत में हमने क्या लिया, आयतन प्रतिशत में हम लोग ले रहे हैं विलेय का आयतन और बटे में विलयन का आयतन। ठीक, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, क्वेश्चंस करते चलेंगे, बात क्लियर होती जाएगी। ठीक, कह रहा है 40 ml एथेनॉल है, उसको कितने ml में, 160 ml पानी में मिलाया गया, तो वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो आपका विलेय कितना है, 40 ml है, ठीक, और विलयन कितना है, तो आपको पता है 40 तो एल्कोहल है और 160 क्या है, पानी, तो मिला के कितना हो गया, 200 ml हो गया विलयन। कितना हो गया, 200 ml। अब परसेंटेज, V परसेंटेज निकालना है, तो ऊपर क्या रखेंगे, 40, ऊपर क्या रखते हैं, विलेय, और नीचे क्या रखते हैं, विलयन, तो कितना रखेंगे, 200,
गुणा में 100, काट देंगे तो ये 2 बचा, 2 से फिर काट दिया तो 20 बचा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ठीक, तो यदि 40 ml एथेनॉल को 160 ml पानी में मिलाया जाए तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ रहा है? 20% आ रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ml एसीटोन को 75 ml पानी में मिलाया गया, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो विलेय कितना हो गया? तुरंत हमें लिखना है साथ साथ में। विलेय कितना हो गया? 25 ml। विलयन कितना है? तो विलयन आपका 25 तो ये हो गया और 75 ये हो गया, यानी कि कितने ml हो गया? 100 ml। और V परसेंटेज आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये आपका ऊपर लिखेंगे आप विलेय, नीचे लिखेंगे विलयन, गुणा में कराएंगे 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 25% आंसर आ गया। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो पहले द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। दोनों में क्या करना है? यदि द्रव्यमान प्रतिशत पूछे तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर लीजिए, विलयन का द्रव्यमान नीचे लीजिए, 100 से गुणा करा दीजिए। आयतन प्रतिशत पूछे तो विलेय का आयतन ऊपर रखिए, विलयन और विलयन का आयतन नीचे रखिए, 100 से गुणा करा दीजिए, तो आयतन प्रतिशत आ जाएगा। अब जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा है आपका, वो है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, M/V परसेंटेज या W/V परसेंटेज। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यदि हम M/V परसेंटेज निकालें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? विलेय का द्रव्यमान ऊपर लेंगे, क्या लेंगे? विलेय का द्रव्यमान लेंगे। ठीक है, और विलेय का द्रव्यमान काहे में लेंगे? ग्राम में। और बटे में क्या लेंगे? विलयन का आयतन। बटे में क्या लेना है? विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन काहे में लेना है? ml में। और 100 से क्या करा देना है? गुणा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। ऊपर क्या लेंगे? विलेय का द्रव्यमान लेंगे और नीचे क्या लेंगे? विलयन का आयतन, और 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, चलो सवाल लगा लेते हैं इसके भी। सवाल लगाते जाएंगे तो आपको बातें क्लियर समझ में आती जाएंगी। कह रहा 10 ग्राम चीनी को 200 ml सॉल्यूशन बनाया गया पानी में घोल के, तो विलेय आपका कितना हो गया? विलेय फिर आपका हो गया 10 ग्राम, और विलयन कितना है? विलयन है आपका 200 ml। ठीक है, तो यदि आपको M/V % निकालना है तो कैसे निकलेगा? विलेय ऊपर रखा जाता है तो 10, विलयन नीचे तो 200, गुणा में 100, काट गया, 2 बचा, 2 से फिर काट दिया तो कितना आ गया? 5% आ गया। कितना आ गया? 5%। समझ में आ गई होगी बात। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 8 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 400 ml सॉल्यूशन बनाया, 400 ml का विलयन बनाया, तो कह रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे विलेय कितना है? सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट है आपका 8 ग्राम, और आपका सॉल्यूशन कितना है? तो सॉल्यूशन है आपका 400 ml। ठीक है, तो यदि आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 8 ग्राम को ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 400, गुणा में क्या कर देंगे? 100। 100 से कट गया, 4 बचा, 4 से फिर कट गया तो कितना आ गया? 2% आ गया। कितना आ गया? 2%। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी कि 3 चीजें आपको सीख गए आप। 3 चीजें, पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी बात आयतन प्रतिशत, और तीसरी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीनों में सिमिलर चीजें हैं। विलेय को ऊपर रखना है, विलयन को नीचे रखना है, गुणा 100 से करना है। ठीक है, उसका चौथा नंबर आता है पार्ट पर मिलियन ppm सांद्रता। पार्ट पर मिलियन ppm सांद्रता, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ppm
सांद्रता। हिंदी में भी ppm ही बोलेंगे, अंग्रेजी में भी ppm ही बोलेंगे। ठीक है, ppm सांद्रता का मतलब क्या होता है? ठीक है, ppm सांद्रता का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 10⁶। यानी कि यहाँ पे हम ppm यदि हमें निकालना है तो क्या लेंगे? विलेय का द्रव्यमान लेंगे, ठीक है, बटे में विलयन का द्रव्यमान लेंगे, ठीक है, और गुणा किससे कराएंगे? गुणा कराएंगे 10⁶, 10⁶ से। जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे थे तो वहां पे हम गुणा 100 से करा रहे थे, यहां पे हम गुणा किससे करा रहे हैं? 10⁶ से, 10⁶ से। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी। ठीक है, सवाल लगा लेते हैं और समझ में आ जाएगा। करा के 2 मिलीग्राम प्रदूषक है और 200 ग्राम पानी में उपस्थित है, ppm परसेंटेज निकालिए। ठीक है, तो 2 मिलीग्राम हो गया तो आपका विलेय कितना हो गया? 2 मिलीग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? जब ग्राम में बदलेंगे तो 0.002 ग्राम। ठीक है, उस पे कह रहा है कि विलयन कितना है आपका? विलयन है आपका 2 किलोग्राम। इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 ग्राम। जब आप ppm में निकालोगे सांद्रता तो क्या हो जाएगा? आपको विलेय ऊपर रखना है तो ये हो गया, और विलयन कहाँ रखना है? नीचे। गुणा में क्या करना? 10⁶। अभी दशमलव हटाएंगे तो 3 और आ जाएंगे नीचे, 10⁵। ये सब कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 ppm आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ppm आ जाएगा। ठीक, जैसे इसको कर लें, अगले वाले को 0.1 ग्राम गैस कितने में डिजॉल्व है? 1000 ग्राम वायु में घुली हुई है, ppm में निकालना। तो ppm में कैसे निकालते हैं? विलेय को रखो ऊपर 0.1 ग्राम, विलयन को रखो नीचे 1000, दशमलव हटाया तो 100 आ गया नीचे। ठीक है, तो कितना हो गया? और गुणा में कितना करना था? 10⁶। तो 1 2 3 4 5 घात क्या हो गई? कट गई। कितना बचा? 10 ppm आ गया। कितना आ गया? 10 ppm आ गया। तो आई होप ये 4 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, पहला कौन सा पढ़ा? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, दूसरा आयतन प्रतिशत, और तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और चौथा ppm। ठीक है, सब में क्या करना है? सब में विलेय बटे विलयन गुणा में 100। 3 में क्या करना है? गुणा 100 का कराना है, और चौथे में गुणा किसका कराना है? 10⁶ का। फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, विलेय बटे में विलयन। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें समझ में आ गई हों तो एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताते जाइए आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है या हिंदी में दिक्कत आ रही है तो वो सब आप बताते जाइए कमेंट बॉक्स में। जैसे आप बताते जाएंगे उस प्रकार से आपके लेक्चर्स आगे कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक, क्लियर? तो आगे हम पहुंचते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है मोल कैलकुलेशन। एक महत्वपूर्ण बात सीखनी है हमें। ठीक है, क्या सीखना है? मोल कैलकुलेशन, यानी कि मोल की गणना करना, मोल, नंबर ऑफ मोल निकालना। ठीक है, मोल की संख्या निकालना, मोलों की संख्या निकालना। ठीक, कोई पदार्थ दिया उसमें कितने मोल हैं ये आपको चेक करना है, कितने मोल हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला, जब क्या दिया हो? द्रव्यमान दिया हो। क्या दिया हो? जब विलेय का द्रव्यमान दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब कणों की संख्या दी गई हो, कणों की संख्या दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है।
और जब गैस का आयतन दिया हो, क्या दिया हो, गैस का आयतन, काय पे, समान ताप दाब पर, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। कितने हैं, 3 फार्मूले हैं। तो तीनों में से कोई एक आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो यहां क्या लिखेंगे, विलेय का या जो भी पदार्थ का द्रव्यमान और बटे में उसका अणुभार या परमाणु भार, ठीक है। यानी कि यदि किसी का द्रव्यमान दिया है, किसी का द्रव्यमान दिया है, तो मोल कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान में किसका भाग दे देंगे, अणुभार या परमाणु भार का भाग दे देंगे, तो मोल आपके निकल आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात। यदि किसी का द्रव्यमान दिया है किसी यौगिक का और हमें उस यौगिक के मोल निकालने हैं, तो द्रव्यमान में किसका भाग दे देंगे, उसके अणुभार का भाग दे देंगे और वहां से आपके मोल निकल आएंगे। बात समझ में आ गई होगी। दूसरा कह रहा है कि जब कणों की संख्या दी गई हो, जब कणों की संख्या दी गई हो तो मोल कैसे निकालेंगे, तो कणों की संख्या, जितने कण दिए हैं उसको ऊपर रखेंगे, कणों की संख्या ऊपर रखेंगे और कणों की संख्या रखने के बाद बटे में भाग किससे दे देंगे, तो भाग दे देंगे 6.022 गुणा 10⁻23। इसको आप आवोगाद्रो संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को जो ये है इसको बोलते हैं Na, यानी कि आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो जितने कण दिए हैं उसमें क्या करेंगे, आवोगाद्रो संख्या से भाग दे देंगे तो आपके निकल आएंगे। और यदि आपका आयतन दिया है, मोल निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, गैस का आयतन, गैस का आयतन ऊपर रख लेंगे, ठीक है। और बटे में क्या कर देंगे, 22.4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 22.4 लीटर से। गैस का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले मोल निकालने के लिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला आपको याद रखना है, यदि द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान बटे में अणुभार या परमाणु भार लगाएंगे। कणों की संख्या दी गई है तो कणों की संख्या बटे में 6.022 गुणा 10⁻23 यानी कि आवोगाद्रो संख्या से भाग कर देंगे। और यदि गैस का आयतन दिया गया है तो गैस का आयतन ऊपर लिखेंगे और 22.4 से भाग कर देंगे तो आपके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ सवाल लगा लेते हैं। पहला है 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या निकालिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ N निकालना, तो द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे 18 बटे में मोलों, इसका अणुभार निकालना है तो अणुभार कैसे निकालेंगे, H2O है तो आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो 1 और 1 2 और 16 18, तो बटे में कितना हो जाएगा 18, तो मोल कितने आ गए 1। ऐसे इसमें निकाले CO2 में, ठीक। तो CO2 का अणुभार कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32 और 32 12 कितना हो गया 44, तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा 44। तो कह रहा 44 ग्राम CO2 में निकालना है, तो ऊपर भी 44 और बटे में भी 44, तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, ठीक है। ऐसे यदि हम इसको देखें कि 50 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या निकालना है, तो CaCO3 का यदि हम देखें तो कितना होता है 16 तिहाई 48 और 12 60 और 40 इसका, तो कितना हो गया मिला के 100 हो गया इसका। और द्रव्यमान कितना दिया 50 बटे में क्या लिखेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 0.5 मोल, ठीक है। इस प्रकार से मोल आप निकाल लेंगे, ठीक है। और मान लो आपको कणों की संख्या दी गई है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 3.011 गुणा 10⁻23, ठीक है। CO2 के अणु हैं, ठीक है। मोल की संख्या निकालनी है, मोल की संख्या निकालनी है, ठीक। कैसे निकालेंगे, ठीक। तो हमने बताया था n बराबर क्या होता है, कण कितने दिए हैं 3.011 गुणा 10⁻23, तो कण दिए हैं। भाग किससे करना है, भाग करना 6.022 गुणा 10⁻23
23 से भाग करना है, काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 मोल आ जाएंगे। ठीक, क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, और भी मान लो कोई सवाल दिया है कि एक और सवाल लिख ले रहे हैं। ठीक, 1 दशमलव, यहां लिखते हैं 1.2, इसको इरेज कर दे रहे हैं पहले। ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। ठीक है, कह रहा कि 1.2044 गुणा 10⁻²4, कितना, 1.2044 गुणा 10⁻²4 हीलियम के कण हैं। किसके कण हैं? हीलियम के अणु हैं। तो मोल निकालने हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे? आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, दिए गए कण। तो जितने कण दिए हैं वो ऊपर लिख लेंगे, हमने ऊपर लिख लिए। ठीक है, और भाग कैसे कर देंगे? भाग कर देंगे 6.022 गुणा 10⁻23 से। जब भाग कर देंगे तो 2 बार चला जाएगा, तो कितने आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला और सवाल एक दिया है, 22.4 लीटर CO2 किस पर? STP पर मिलती है, तो मोलों की संख्या निकालना है। आपको पता था मोल कैसे निकालते हैं? STP पर आयतन कितना है? 44.8 बटे में भाग किससे कर देंगे? 22.4 से। कट जाएगा कितने बार? 2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल। इस प्रकार से आपको मोल निकालने। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। मोल कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले हैं। यदि द्रव्यमान दिया हो तो कैसे निकालना है? विलेय का द्रव्यमान बटे में अणुभार या परमाणु भार। कणों की संख्या दी हो तो कणों की संख्या बटे में 6.022 गुणा 10⁻23 यानी अवोगाद्रो संख्या से भाग कर देना है। यदि STP पर आयतन दिया तो STP पर आयतन बटे में 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। अगला हमारा क्या है? हमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल अंश या कहें मोल भिन्न। ठीक है, अगला मेथड हमें क्या पढ़ना है? मोल अंश या मोल भिन्न। मोल निकालना सीख गए तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मोल अंश का मतलब होता है दिए गए पदार्थ के मोल। मोल अंश कैसे निकालेंगे? तो मोल अंश को x से मान लो a से लिख लिया। ठीक है, तो हमने किसके? a के मोल लिखने हैं बटे में जितने भी टोटल मोल हैं कुल मोल लिखने हैं। ठीक, कैसे निकालना है? यानी कि दिए गए पदार्थ के मोल बटे में विलयन में कुल मोल। विलयन में जितने मोल हैं वो लिखने हैं, कुल मोल। ठीक, तो आपका मोल प्रभाज निकल आएगा। इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज सब एक ही बात है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। यानी कि क्या है? कोई भी पदार्थ के कितने मोल हैं उसका पूरे मोलों से अनुपात ही क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक, हाँ एक बात और मैं बता दूं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं इनकी परिभाषाएं नहीं आती कभी लिखने को। ठीक है, जो चीज बोर्ड में लिखने के लिए आएगी वो मैं हिंदी में लिखवा दूंगा आपको, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस पे सिर्फ सवाल आते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की। ठीक, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी अंग्रेजी में परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, मेन जो फंडा है, जो मेन बात है वो है कि हमें सवाल बन रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिस हमारी हो रही है कि नहीं, वो जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हम इस सवाल को लगाएं, कहा 2 मोल एथेनॉल और 3 मोल पानी को मिलाया गया। ठीक है, तो आपके एथेनॉल के कितने हो गए? आपको एथेनॉल के मोल हो गए 2, और पानी के कितने हैं? वाटर के कितने हैं? 3। तो कुल कितने हो गए?
कुल आपके हो गए 5। तो आपको बताया यदि हमने एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालें, एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालें तो एथेनॉल के मोल ऊपर रखेंगे और कुल कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक, तो ये आपका 2/5 जब भाग दे देंगे तो 0.4, यही क्या आ जाएगा, मोल प्रभाज आ जाएगा एथेनॉल का। ठीक है, बात समझ में आई। मोल प्रभाज का मतलब होता है कि जिसका मोल प्रभाज पूछ रहा है, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, उसके मोल ऊपर रखना है और बटे में टोटल कितने मोल हैं विलयन में वो नीचे रखने हैं और भाग कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला सवाल दिया है, ठीक है, अगले सवाल को देख लेते हैं। कह रहा 2 मोल ए के हैं, 3 मोल बी के हैं और 5 मोल सी के हैं, तो बी का मोल प्रभाज निकालना है। तो पहले तो बी के कितने मोल हैं, बी के हैं आपके 3 मोल और टोटल कितने हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के टोटल कितने हैं, तो 2 + 3 + 5 यानी कि टोटल हैं 10 मोल। तो यदि हम एक्स बी निकालें, बी का मोल प्रभाज निकालें तो बी के मोल ऊपर रखेंगे 3 और बटे में किसके मोल, टोटल मोल रखेंगे, कितने हो गए 10, तो कितना आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मोल प्रभाज, 0.3। क्लियर बात। मोल प्रभाज निकालते समय सबसे पहले सबके मोल निकाल लेने हैं, सबके मोल निकाल के टोटल कितने मोल हैं वो निकाल लेने हैं। उसके बाद जिसका मोल प्रभाज पूछा है उसको ऊपर रखो, बटे में टोटल मोल रख दो, फटाफट मोल प्रभाज आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा कि 46 ग्राम एथेनॉल और 18 ग्राम पानी का मिश्रण है, एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है। तो अब इसमें देखो मोल नहीं दिए, तो पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे। तो एथेनॉल के मोल कितने हैं, एथेनॉल के मोल आप एथेनॉल का क्या लेंगे, ग्राम भार, बटे में एथेनॉल का अणु भार लेंगे। तो एथेनॉल का 12 दूनी 24 और 5 29, 29 और 16 45 और 1 46, तो इसका अणु भार भी 46 आ जाएगा। तो इसके कितने मोल हो गए, 1। पानी के कितने मोल हो गए, पानी का ग्राम भार 18, पानी का अणु भार भी 18, तो कितने, 1 मोल इसका आ गया। यानी कि कुल मोल कितने हो गए, तो कुल मोल हो गए 1 + 1 कितने हो गए, 2। तो यदि हमने एथेनॉल का मोल प्रभाज निकाला तो एथेनॉल का मोल 1 है, कुल मोल 2 है, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा मोल प्रभाज। समझ में आ गई बात। पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि सबसे पहले तो आपको मोल कैलकुलेट करने हैं कि किस पदार्थ के मोल कितने। जैसे कि हमने इसमें दिया था 46 ग्राम एथेनॉल है, तो पहले हमने इसके मोल निकाल लिए। क्या किया हमने, मोल निकाल लिया। हमने देखा कि ये 46 है, तो 46 ग्राम बटे में अणु भार कर दिया, तो ये आ गया 46। और हमने फिर जल के निकाल लिए, तो ये देखो 18 ग्राम जल था, पानी था, और 18 अणु भार, भाग कर दिया, तो 1 मोल आ गए दोनों के। टोटल हमने निकाल लिए, 2 मोल हो गए, तो 1/2 मोल प्रभाज आ गया। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मोलरता। आगे क्या पढ़ना है आपको, मोलैरिटी, हिंदी में कहते हैं मोलरता। ठीक है, मोलरता पढ़नी है। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है कि विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, इसको हम कहते हैं मोलरता। यानी कि कितना, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोल क्या कहलाता है, मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर क्या होता है, m बराबर होता है n/v। n का मतलब मोल और v का मतलब आयतन, और आयतन हमेशा काहे में लेना पड़ेगा, लीटर में। आयतन ये काहे का है, विलयन का आयतन है, याद रखिएगा। तो मोलरता का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, उसी को हम कहते हैं मोलरता। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ गई होगी बात। यानी कि यदि हमें m निकालना है तो m बराबर क्या होगा, n/v। यदि हम n को ऐसे लिखें तो w/m हो जाएगा, और इंटू में v, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। w क्या है, ग्राम भार, m क्या है, अणु भार, और v क्या है, आयतन। यदि आयतन ml में दिया हो तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आयतन ml में दिया हो तो ऊपर गुणा से
1000 करा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला है n/v को ही इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलो सवाल लगा के देखते हैं, एक दो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि 10 ग्राम NaOH है, घोलकर 50 ml सॉल्यूशन बनाया गया है, विलयन की मोलरता निकालना है। तो ये W कितना हो गया, तो ये आ गया 10 ग्राम। इसका M निकालें यानी कि अणुभार निकालें, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि सब मिला के कितना हो गया 40। आयतन कितना हो गया, आयतन हो गया 500 ml। ठीक है, हमने बताया जब ml में दिया हो तो मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता निकालते हैं W/m, ठीक है, और गुणा में 1000/v, ऐसे करते हैं। तो W कितना है 10 बटे में 40 गुणा में 1000 बटे में 500, ये कट गया 2 आया। ठीक है, ये 20 10 से कटा 4 से फिर कटा तो 2 बचा, यानी कि कितना बचा 1/2। तो यानी कि ये आ गया 0.5 मोलर। कितना आंसर आ गया 0.5 आ गई मोलरता। समझ में आ गई बात। क्या करना है आपको, सिंपल सा है। आपको या तो आप देखो ऐसे नहीं लगाना, तो आप क्या करेंगे इसके मोल निकाल लें। तो यदि आपको m बराबर n/v से लगाना है तो आप क्या करेंगे मोल निकाल लेंगे। तो मोल कितने आ जाएंगे 10/40। यदि आप मोल निकालेंगे तो 10 बटे कितने 40, यानी कि 0.25 मोल आ जाएंगे। ठीक, तो आपने 0.25 लिख लिया। ठीक, आयतन तो 500 बटे में 1000, क्योंकि हमें लीटर में करना है आयतन, तो 500 बटे में 1000 करके ये आ गया 0.5 आयतन आ गया। तो 0.5 यहाँ का रख दिया। अब इसको काट देंगे तो यहाँ से भी 0.5 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर पहले मोल निकाल के मोल बटे आयतन से भी लगा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 9.8 ग्राम, ठीक, H2SO4 का सॉल्यूशन है। कितना है 9.8 ग्राम H2SO4 को घोलकर 250 ml का सॉल्यूशन बनाया, मोलरता निकालना है। तो इसका ग्राम भार कितना दिया है 9.8 ग्राम। जब इसका अणुभार निकालेंगे तो अणुभार कितना आएगा 98 ग्राम, 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, आप निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन कितने 4, तो 16 चौके 64, तो मिला के आपका 98 आ जाएगा। ठीक है, आयतन कितना है, आयतन है आपका 250 ml। तो जब आप मोलरता निकालेंगे तो W/m इंटू में 1000/v लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये है आपका 9.8 अपॉन में 98 इंटू में 1000 अपॉन में 250। तो काट देंगे तो ये आ जाएगा 4, इससे काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 मोलर, 0.4 मोलर आ जाएगा। क्लियर बात। ठीक, तो इस प्रकार से आप मोलरता निकाल सकते हैं। इनकी मोलरता निकालना समझ में आ गया होगा। मोलरता की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब कह रहा कि 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, 250 ml सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो आपको पता है कि मोलरता बराबर क्या होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन में आयतन। तो यदि हम इसको करें नंबर ऑफ मोल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा m इंटू वी। m कितना दिया है 1 और v कितनी है दिया 250। हमें पता है कि v काहे में लेना है, लीटर में लिया जाता है, तो लीटर में लेने के लिए 1000 से भाग कर दिया। कितना आ गया 1/4, यानी कि 0.25 मोल्स आ गए। कितने मोल्स घुले हुए हैं इसके 0.25 मोल्स घुले हुए हैं। बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप इसमें ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला है आपका मोललता। अगला आपको क्या पढ़ना है मोललता। अभी हम पढ़ रहे थे मोलरता, अब पढ़ रहे हैं मोललता। थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम क्या पढ़ रहे थे
मोलैरिटी। अब क्या पढ़ रहे हैं? मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में, क्या लिया हमने? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल कितने हैं? इसको हम कहते हैं मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हैं उसको हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, यदि हमें मोललता निकालनी है तो हम क्या करते हैं? विलेय के मोल लिखते हैं, विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान काहे में लेना है? विलायक का द्रव्यमान काहे में लेना है? किलोग्राम में लेना है। ठीक, यदि इस फॉर्मूले को और खोल दें तो मैंने बताया था m बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, m बराबर हो जाएगा आपका W/m। इसको हटा देते हैं। ठीक है, m बराबर हो जाएगा आपका W/m। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 1000 बटे में कैपिटल W। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान बटे में विलेय का अणुभार 1000 बटे में विलायक का द्रव्यमान। और विलायक का द्रव्यमान यदि 1000 गुणा करा रहे हैं इसका मतलब ग्राम में ले रहे हैं, 1000 का गुणा नहीं करा रहे हैं इसका मतलब किलोग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल में कह रहा 9 ग्राम ग्लूकोज है, 250 ग्राम पानी में घोला गया है, मोलैलिटी निकालना है, मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है। ठीक है, कितने ग्राम ग्लूकोज है? 9 ग्राम। तो पहले तो मोल निकालेंगे तो कितना हो गया? 9 तो इसका ग्राम भार हो गया। अणुभार कितना हो गया इसका? तो अणुभार यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा ग्लूकोज का? 180। तो आप मोल निकाल लेंगे पहले तो 0.05 मोल आ जाएंगे। ठीक है, और यदि हम द्रव्यमान निकालें तो कितना? 250 बटे में 1000। ठीक है, 250 बटे में 1000, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो यदि मोललता निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0.05 बटे में 0.25। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता था? W/m इंटू में 1000 बटे में W। ठीक है, इस फॉर्मूले से यदि हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? m आपको निकालना है तो ये कितना हो गया? 9 बटे में 180 गुणा में 1000 बटे में 250। कितनी बार गया? 4 बार। 9 से काट दिया कितना आया? 20 बार। 4 से काट दिया तो कितना आ गया? 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब कितना आ गया? ये 0.2 मोलर आ गया। कितना आ गया? 0.2 मोलर आ गया। यहाँ से भी जैसे हम भाग दें तो कितना आ जाएगा? ये आपने गलत निकाला, ये आएगा आपका 0.5। तो ये आपका हो जाएगा 0.5, तो यहाँ कट के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा सही, इसको मिटा के सही कर दे रहे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा कटिंग हो गया, इसको थोड़ा सही कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था? 0.05। जब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? ये जो दशमलव है इसको कहाँ पे लगा हुआ है ये? ठीक है, इसमें कितना आएगा? 0.05। ठीक, अगला देख ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। 18 ग्राम यूरिया है। ठीक है, इसको 200 ग्राम पानी में घुला गया तो m बराबर क्या हो जाएगा? W/m इंटू में 1000/W। तो W कितना है? 18। यूरिया का यदि हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इन सबको जोड़ के आप यूरिया का निकाल लेंगे तो कितना आएगा? चलो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ निकाल ले रहे हैं तो नाइट्रोजन का 14 है,
हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का फिर 14 और फिर हाइड्रोजन का 2, यानी कि 16 और 16 32 और 60 कितना आ गया, ये टोटल आ गया 60। कितना आ गया इसका, 16 12 28 60 आ गया, यानी कि इसका अनुभार हो गया 60 गुणा में 1000 और बटे में 200। 200 से काटा पहले तो यहाँ 200, ठीक है, 200 से काटेगा कितनी बार जाएगा, ये 5 बार कटेगा। 5 से इसको काट दिया कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो ये जब आप करेंगे तो 18 बटे 12, यानी कि 1.5 मोलर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 मोलर आ जाएगा। क्लियर बात, ठीक, समझ में आ गई होगी बात। आगे कह रहा कि एक विलयन की मोललता कितनी है, 2 मोलर है और विलायक का द्रव्यमान इतना है। तो आपको पता है कि मोलरता बराबर क्या होती है, मोल बटे में द्रव्यमान, यानी कि मोल बराबर कैसे निकल आएंगे, मोलरता गुणा में द्रव्यमान। तो मोलरता कितनी है 2, द्रव्यमान कितना है 0.5 किलोग्राम। तो गुणा करा देंगे तो कितने मोल आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि मोलरता क्या है और मोललता क्या है, ठीक। तो आज हमने अभी कितनी चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने के बाद हमने चर्चा किया आयतन प्रतिशत की, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ने के बाद हमने चर्चा की पीपीएम की, पीपीएम के बाद मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के बाद मोललता और मोलरता, इन चीज़ों में चर्चा कर ली। तो आज का लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, आज का लास्ट टॉपिक है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब यहां हमें पढ़ना, क्या पढ़ना है, ग्राम तुल्यांक। क्या पढ़ने हैं, ग्राम तुल्यांक, ठीक है। ग्राम तुल्यांक की गणना करना सीखना है आपको, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांक मतलब इक्विवेलेंट्स, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स, EQ से लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इनटू में n फैक्टर। इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू में n फैक्टर, ठीक। अब n फैक्टर क्या होता है, ठीक, n फैक्टर को समझना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है मोल गुणा में n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर का मतलब यदि हम, ठीक है, अम्ल के लिए बात करें तो अम्ल के लिए क्या करेंगे, जितने वो H पॉजिटिव देता है वो उसका n फैक्टर होता है। क्षार के लिए बात करेंगे तो जितना वो OH नेगेटिव दे रहा वो उसका n फैक्टर है। सॉल्ट के लिए, किसी लवण के लिए बात करेंगे तो उस पर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है वो उसका n फैक्टर है। और यदि हम किसी आक्सीकारक या अपचायक के लिए बात करेंगे तो उसकी आक्सीकरण संख्या में जितना परिवर्तन हो रहा वो उसका n फैक्टर है। यानी कि n फैक्टर आपका क्या हो सकता है, कितने H पॉजिटिव दे रहा है या फिर कितने OH नेगेटिव दे रहा है, या उस पर आवेश कितना है, ठीक है, या फिर उसकी आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, आक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है। ये सब क्या है, n फैक्टर में काउंट होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक। और यदि आप डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, इक्विवेलेंट्स मास से, अब मोल दिए हैं तो ऐसे निकाल लोगे। अब मान लो द्रव्यमान दिया तो कैसे निकालोगे, द्रव्यमान के लिए होता है दिया गया द्रव्यमान बटे में उसका तुल्यांकी भार, ठीक है। यानी कि यदि द्रव्यमान दिया है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स निकालेंगे द्रव्यमान बटे में उसका तुल्यांकी भार।
और तुल्यांकी भार फिर कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार निकालने का मतलब ही होता है अणुभार बटे में एन फैक्टर। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? अणुभार बटे में एन फैक्टर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक, तो आपको याद होना चाहिए ग्राम भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्राम भार दिया होगा, यदि आपका मोल दिए हैं तो मोल से इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मोल इंटू में एन फैक्टर करके। ये आप याद रखो, मोल निकाल लिया करो और आप उसमें एन फैक्टर का गुणा करा दिया करो, सबसे बेहतरीन यही है। या फिर आप तुल्यांकी भार से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, या फिर आपका नॉर्मलता दी हो तो नॉर्मलता इंटू में आयतन करके ये निकाल लो। ठीक, इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए हम लगा लेते हैं सवाल। जैसे कह रहा 40 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांक निकालिए। तो ग्राम भार कितना दिया है? 40। ठीक है, अब बटे में क्या लिखना है? तुल्यांकी भार। तो इसका पहले तो तुल्यांकी भार निकाले। तुल्यांकी भार क्या होता है? अणुभार बटे में एन फैक्टर। तो NaOH है तो 1 OH देगा, तो बटे में 1 कर दिया, तो तुल्यांकी भार कितने हो गए? 40। तो इसके यदि हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ग्राम भार 40 बटे में तुल्यांकी भार 40 बराबर 1 ग्राम तुल्यांक आएगा। कितना आएगा? 1 ग्राम तुल्यांक। समझ में आई बात? ठीक, जैसे हमने ये निकाल लें। अगला सवाल कह रहा है कि 49 ग्राम H2SO4 में निकालना है। तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है? अणुभार होता है 98। तो यदि हम इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार बटे में एन फैक्टर। H2SO4 कितने H देगा? तो 2 H पॉजिटिव देगा ये, तो बटे में 2 कर देंगे। तो कितना आ गया इसका तुल्यांकी भार? 49। और जब हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? अणुभार बटे में तुल्यांकी भार। फिर कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल। समझ में आ गई होगी बात? आई होप इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है नॉर्मलता। क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब होता है विलेय के मोल, विलेय के ग्राम तुल्यांक। विलेय के क्या निकालने हैं आपको? ग्राम तुल्यांक निकालने हैं और बटे में विलयन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? विलयन का आयतन निकालना है। आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर। ठीक, नॉर्मलता बराबर क्या होगा? विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे में विलयन का आयतन। ठीक, नॉर्मलता बराबर आपका क्या है? n बराबर है NE/में, यानी कि n क्या हो गया? नॉर्मलता। NE क्या है? ये है ग्राम तुल्यांक बटे में v क्या है? आयतन। चलिए सवाल लगाते हैं, समझ में आ जाएगी बात, क्लियर एकदम हो जाएगी। कह रहा 49 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर सॉल्यूशन में घोला गया। ठीक है, नॉर्मलता बताइए। तो पहले तो इसके ग्राम तुल्यांक निकाल लेंगे। ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? अणुभार बटे में तुल्यांकी भार। तो अभी हमने बताया तुल्यांकी भार कितना होता है? अणुभार इसका होता है 98 बटे में H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है? 2। तुल्यांकी भार कितना आता है? 49। और 49 ग्राम भार है, 49 ही तुल्यांकी भार है, तो एन फैक्टर ये आपके कितने आ गए? ग्राम तुल्यांक। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1 आ गया। तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी? 1/1, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 नॉर्मल आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, जैसे अगला दिया है, कह रहा 0.7.4 ग्राम CaOH का होल ट्वाइस है और इसमें 500 ml सॉल्यूशन बनाया है। तो आपकी नॉर्मलता आपको निकालनी है। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले तो आप इक्विवेलेंट मास निकाल ले रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल ले रहे हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस, Ca का 40, ऑक्सीजन का 16 और 1 17 17 दूनी 34 और 40 74, 74 हो गया। बटे में कितना? 2, क्योंकि ये 2 OH लिए है तो 2 हो गया। तो कितना आ गया? 37 आ गया। कितना आ गया इसका? 37। अब एन फैक्टर जब ग्राम तुल्यांक निकालने होंगे तो कितना हो जाएगा इसका? आपका जो मास दिया है वो दिया 7.4 और इसका तुल्यांकी भार कितना है? 37, यानी कि इसके कितने आ जाएंगे? 0.2
ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे। और जब हम नॉर्मलता निकालेंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या होते हैं, ग्राम तुल्यांक बटे में आयतन काय में, लीटर में। अब लीटर में नहीं है तो ऊपर में 1000 से गुणा करा देंगे, ml में तो काट दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और 2 का गुणा हो गया तो 0.4 नॉर्मल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगी इसकी नॉर्मलता। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है कि कितना है ये सॉल्यूशन, 6.3 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है, उसको घोलकर 250 ml सॉल्यूशन बनाया गया। नॉर्मलता बताना है। तो पहले तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का अणुभार निकाल लो। अणुभार कितना आएगा, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 16 और ये 63, तो अणुभार कितना आ गया, 63। अब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार 63 बटे में एन फैक्टर कितना, कितने H पॉजिटिव देगा ये 1, तो बटे में 1, तो ये भी आ गया 63। तब ग्राम तुल्यांक यदि निकालेंगे तो 6.3 बटे में 63 यानी कि 0.1 ग्राम तुल्यांक आ गया। और नॉर्मलता निकालेंगे तो ग्राम तुल्यांक बटे में आयतन, आयतन ml में दिया है तो 1000 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 0.4 नॉर्मल। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो आज हमने सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली सभी विधियां पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर हमने पढ़ा आयतन प्रतिशत, फिर हमने पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फिर हमने क्या पढ़ा, मोल प्रभाज पढ़ा, ppm में सांद्रता पढ़ी, फिर आपने मोलरता पढ़ी, मोलैरिटी पढ़ी, फिर आपने मोलैरिटी पढ़ी और मोलैरिटी के बाद आपने नॉर्मलता। तो इन सबको आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ढेर सारे हमने सवाल भी कर लिए। आपको यदि अभी भी डाउट हो रही है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाइए और इसके सवाल लगाओ। जितने ज़्यादा आप सवाल लगा लोगे उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, इससे लिखने को कभी नहीं आता, कभी भी मोलरता की परिभाषा नहीं पूछेगा, नॉर्मलता की परिभाषा नहीं पूछेगा, बस आपको सवाल लगाने हैं। तो सांद्रता निकालनी आपको आनी चाहिए, और सांद्रता निकालनी आ गई तो आगे का जो भी हमें पढ़ना, चाहे वह हेनरी का नियम हो, चाहे राउल्ट का नियम हो, चाहे आपके अणुसंग गुणधर्म हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो वन हाफ फैक्टर हो, सब बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। क्लियर बात? ठीक, तो इतना आप कवर करिए और बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। आप लोग लाइक कमेंट और करते जाइए। लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक, लाइक कमेंट करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और चीज़ें सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।